अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमारे टोटल 7 पॉइंट होंगे, जिनमें से हम पहला पॉइंट हमारा है करंट मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या है और हमारी अपनी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सेकंड पॉइंट हमारा कि जो डिफरेंट अभी रिजल्ट सीजन चल रहा था और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे थे, तो उस रिजल्ट की बेस के ऊपर कंपनीज की प्राइसेस के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होता है, हुआ है, और हमारे लिए इसमें क्या सीख और क्या लर्निंग है। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि स्टॉक्स ऑन सेल, ग्रैब इट, यानी स्टॉक की प्राइसेस तो बेतहाशा टूटी हुई हैं, स्टॉक सेल के ऊपर लगे हुए हैं। क्या हमें इसको ग्रैब करना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए? हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा सेल के ऊपर लगे हुए हैं, बहुत प्राइसेस उनकी टूट चुकी हैं, तो हमारी उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर एंड एज अ ट्रेडर, दोनों में जो डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि प्रीमियम जो ग्रुप है उसके अंदर जो हमने कॉल्स दी थी रिसेंटली, उनको देखेंगे, उसके कुछ कॉल्स को डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा है रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जंग चल रही है, उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आगे होगा। छठा पॉइंट हमारा होगा कि क्रूड और जो गोल्ड के चार्ट्स हैं कुछ उसे भी डिस्कस करेंगे। और सेवेंथ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज MPS, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट अभी आने वाली है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट उसे कैसे लेगी। ये तमाम टोटल 7 पॉइंट होंगे जिसे अभी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो जिन दोस्तों को जो पॉइंट देखना या समझना या सुनना हो वो उसकी तरफ जा सकते हैं और स्किप कर सकते हैं, और जो दोस्त पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो स्टे ट्यून। और हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट कि करंट मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरह चल रही है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, बल्कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट वीकली वीडियो। लास्ट तो नहीं थी, वीकली ऑलमोस्ट कोई 12 दिन पहले हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जिस पे हमने डिस्कस किया था कैंगरू मार्केट क्या होती है और उसके अंदर किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। उसके अंदर हमने कैंगरू मार्केट के कुछ फीचर्स के हवाले से डिस्कशन की थी और काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही। काफ़ी सारे दोस्तों ने उसको ऑब्लाइज भी किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मेरा फोकस तो यही था कि वो इस तरह की हम जो लाइव स्ट्रीमिंग सीखने सिखाने का जो हमारा अमल है उसे हम इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आपने इस वीकली वीडियो जो हमने लास्ट अपडेट की थी उससे आपने सीखा क्या और क्या आपने उस अंदाज की ट्रेडिंग की जिस तरह की हमने डिस्कशन की थी या नहीं। इस वीडियो के अंदर जो कैंगरू मार्केट क्या है, इसके अंदर हमने डिस्कशन बेसिकली क्या की थी, वो तो कैंगरू मार्केट के हवाले से की थी। मार्केट के हवाले से हमने क्या डिस्कस किया था थोड़ा सा वो देख लेते हैं। कौन कौन से लेवल्स हमने डिस्कस किए थे आज से 12 दिन पहले। 20 फरवरी को हमने ये लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी और लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उसके अंदर हमने डिस्कशन क्या की थी, लेट्स सी। फिलहाल मार्केट प्रेशर में रखती है अंटिल जब तक कि 45,900 से ऊपर नहीं खड़ी हो जाती। देखिए ये इस रेंज के अंदर थी। मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली अभी आवल्टी का चार्ट हमारा चल रहा है। इस रेंज का जो सपोर्ट क्या बनती थी, सपोर्ट थी इस रेंज की 45,700 और अब साइड में 45,900 का। पहले भी यहां पर आया मार्केट, सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर इसी बेस को सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर यहां पर आई, यहां पर सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर आई, सपोर्ट बनाई, बाउंस किया, फिर धर 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 धर, यानी अपनी सपोर्ट तोड़ दी। सही है, सपोर्ट तोड़ दी। देन अब क्या है, सपोर्ट तोड़ने के बाद वापस से इसकी रीटेस्टिंग हो गई और रीटेस्टिंग के बाद वापस से सेल आया। अब ये वापस से अगर रीटेस्ट करती है तो सेल आने के चांसेस ज्यादा हैं, सेल आने के चांसेस ज्यादा है। इस वीडियो के अंदर हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट 45,700 और 800 के अराउंड में ट्रेड कर रही थी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी कि ये वो एरिया है जो सेलिंग एरिया लगता है और लग यही रहा है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी तगड़ी सेलिंग होनी चाहिए। 20 फरवरी की ये वीडियो थी। लेट्स सी अब उसके बाद से मार्केट ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। तो 20 ऑफ फेब में मार्केट जब यहाँ पर थी, ये वाली कैंडल बनी थी 18 फरवरी को और मार्केट ये रीटेस्टिंग को बजा रही थी, एग्जैक्टली यहीं पर थी 45,700 के अराउंड में। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से सेलिंग एरिया ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर हमें भी सेल करना चाहिए, चूँकि टेक्निकली ये सेलिंग बनेगी।
उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक तगड़ी सेलिंग हुई, जो मार्केट नीचे की तरफ तकरीबन कोई 4.5% तक उस लेवल से और ज़्यादा गिरी। तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट ने उस लेवल से, जो लास्ट हमारा लेवल था, वहाँ से सेलिंग हमने विटनेस की और नीचे की तरफ आई। सो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने हमारे दोस्त हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी एक डिस्कशन हुई थी उसके हवाले से उनको फ़ायदा हुआ होगा और वो भी कैश के ऊपर होंगे और उन्होंने भी सेलिंग ही की होगी। स्टक पोजीशन इंशाल्लाह अजीज नहीं होगी। जिन्होंने प्योरली टेक्निकल के ऊपर काम किया है और जिन्होंने प्योरली जो हमारी कॉल है उसे समझा है और सीखा है और उस पर अमल किया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे के लिए हमारे कौन से लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए, अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है। बिफोर वी मूव टू ऑन डेली चार्ट, मैं चाहता हूं कि पहले हम आवरली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। आवरली चार्ट के ऊपर हम देखें एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं पे ही अपना टॉप बनाया था, उसके बाद यहां तक आई थी जहां पर सब कह रहे थे कि भाई अब मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। तो हमने देखा कि वहां से एक तगड़ी सेलिंग आई, बॉटम लगाया मार्केट ने ऑलमोस्ट 43,700 के अराउंड में, फिर बाउंस बैक की और अभी करंटली मार्केट मौजूद है 44,551.35 के ऊपर मार्केट ने लास्ट डे की क्लोजिंग की है। आवरली की बात की जाए तो जब तक कि अब मार्केट 44,720 से अबव जाकर की ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करती, उस वक्त तक अभी हमें लॉन्ग पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अभी भी वही सेम स्टांस है कि अभी भी हमें कैश के ऊपर ही रहना चाहिए। अभी कैंगरू वाली मार्केट है, वो क्या होती है लास्ट आपने वीडियो के ऊपर देख लिया होगा। सो अभी भी वही स्टेटस है मार्केट का कि फिलहाल अभी भी हमें कैश के ऊपर रहना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको भी हम और भी समझेंगे जब हम डेली के ऊपर चार्ट के ऊपर जाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझेंगे क्यों ये कहा जा रहा है। सो अभी अगर हम जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के BTST के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं या इंटरडे के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके लिए सेम अभी यही लेवल मौजूद है मार्केट का। अभी हमें देखना होगा 44,700 से अब मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट करती है तो वो शॉर्ट टर्म का हमें पुल बैक मिल सकता है अप टू 45,000 एंड 45,270 का ये लेवल है जहां तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है वंस इट क्रॉसेज अबव 44,700 मार्क। डाउन साइड की बात की जाए, डाउन साइड के लिए इंटरडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो 44,250 का सपोर्ट को देखेंगे। वहां पर आकर अगर उनको लगता है कि इंटरडे की ट्रेड बनती है तो वो वहां पर आकर कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू डेली चार्ट और देखते हैं कि डेली चार्ट क्या कहानी सुना रहे हैं। अगर आप और डेली चार्ट के लेवल के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। डेली की अगर हम बात करें तो यहां तक तो हमने बिल्कुल, आपको याद होगा, ये इस लेवल के ऊपर हमने काफ़ी पहले डिस्कशन की थी। अच्छा, थोड़ी सीरीज भी देख लेते हैं। सीरीज ये है कि इस ईयर के अंदर 2022 का साल कैसे होगा और अभी तकरीबन 2 महीने पहले यानी जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर पहली, दूसरी या तीसरी तारीख को आई गेस ये वीडियो बनाई गई थी जिसके अंदर बताया था कि अभी कितना कंसोलिडेशन एरिया मार्केट का बाकी है, स्ट्रक्चर क्या होगा और कब जाकर हमें रैली मिलेगी। ये जो दोस्त समझना चाहते हैं पूरे साल 2022 का, वो ये वाली वीडियो जरूर देखें जिसके अंदर हमने बहुत ही जो डिस्कशन बेसिकली की थी वो हमने की थी कि अभी मार्केट में 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड बाकी है, वहां तक अभी आपको वेट करना चाहिए, उससे पहले हमें रैली मिलेगी नहीं। और इसी वीडियो के अंदर हमने ये जो चार्ट का कंपैरिजन किया था जो हमने अक्टूबर 2021 के अंदर भी डिस्कस किया था, सेम सिमिलरिटीज अभी हमें इन दोनों चार्ट्स के दिख रही हैं। यानी अगर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो जिस तरह का ये जो प्रीवियस वाला एक चार्ट था 2015 और 16 का, उसके अंदर मार्केट चल कैसे रही थी उसको अभी आप हमने पहले भी डिस्कशन की है, अभी वापस से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर मार्केट इस तरह थी कि वो एक चैनल के इन बिटवीन ट्रेड कर रही थी। चैनल के बॉटम के पास आती, बाउंस लेती, फिर चैनल के बॉटम के पास बाउंस, चैनल के टॉप के पास सेल, फिर चैनल के बॉटम के पास बाउंस, चैनल के टॉप के पास सेल। और ये जब तक के इस चैनल से निकली नहीं मार्केट, तकरीबन वही 1.5 से 2 साल का अराउंड का एक टाइम था, उस वक्त तक मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं बना और मार्केट के अंदर एक रैली नहीं बनी।
अभी हम आ जाते हैं करंट मार्केट के अंदर। करंट मार्केट का अगर आप थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए और हम देखें कि मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम फिलहाल उससे बात कर रहे हैं, तो अब आप यही सेम देखेंगे कि मार्केट जब चैनल के बॉटम के पास आती है, बाउंस मिलता है, कंसोलिडेशन पीरियड गुजारा, फिर अगेन सेलिंग, चैनल के बॉटम के पास बाउंस, चैनल के टॉप के पास सेल, आपको मल्टीपल टाइम देखेगा चैनल के टॉप के पास सेल हो रहा है, फिर देन चैनल के टॉप के पास सेल हो रहा है, फिर मार्केट वापस से डीप डाइव करेक्शन लेती है और अगेन जितनी भी नेगेटिव न्यूज क्यों ना हो, जैसे ही मार्केट चैनल के बॉटम के पास आती है अगेन हमें बाउंस मिलता है। मल्टीपल टाइम डबल बॉटम हमने ये प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। फिर आती है, फिर हमें अगेन दिखता है कि चैनल के बॉटम के पास जैसे ही आती है तो मार्केट को क्या होता है, वहां पर मार्केट के अंदर बाउंस मिलता है, नेगेटिव न्यूज क्यों ना हो। फिर वापस से चैनल के जब टॉप के पास आती है, और फिर हमने ये लास्ट पहले भी वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी, ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हमें मिलती है जिसके अंदर हमने वेव्स भी काउंट की थी, आप दोस्तों को याद होगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। और हमने यहीं पे कहा था, ये इसी वक्त ही हमने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो एक महीना पहले ऑलमोस्ट, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि अभी चूंकि चैनल कंप्लीट होने में टाइम है, तो आप यही देखोगे जैसे मूविंग एवरेज 200 के पास आएगी आपको सेल मिलेगा। फिर अगेन बाउंस मिला, बट क्या हुआ, डबल टॉप लगाया, 200 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, एक दिन ऊपर क्लोजिंग दी, अगले दिन ही नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। ये क्लियर कट डायरेक्शन थी कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? ईयरली बेसिस की जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कशन की हुई है कि अभी मार्केट को 3 से 4 महीने का एक टाइम चाहिए कंसोलिडेशन का, उसके बगैर जब तक के टाइम पूरा कंप्लीट नहीं होगा मार्केट रैली आपको नहीं देगी। फिर हमने ये डिस्कशन की थी, चूंकि 200 मूविंग एवरेज खड़ी हुई है ऊपर, टाइम भी अभी बाकी है, तो आप यही देखोगे जैसी मार्केट ऊपर ही क्यों ना जा रही हो, अल्टीमेट मार्केट में सेल ऑफ होगा। तो क्या हुआ, एग्जैक्टली व्हाट वी एंटिसिपेटेड वही हुआ, फिर वापस से सेल हुआ। अब जहां पर मार्केट खड़ी है, जरा सा आप बात समझिएगा। मार्केट में अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना रह गया है, मुमकिन है थोड़ा आगे पीछे करके और टाइम मार्केट कंज्यूम करे। अब क्या मार्केट कहां पर मौजूद है? अब आपको दिखेगा कि मार्केट न ही चैनल के टॉप के पास ट्रेड कर रही है और न ही चैनल के बॉटम के पास ट्रेड कर रही है। What does it mean? It means कि हमें अभी मार्केट किसी बीच के लेवल के ऊपर खड़ी हुई है, अभी हमें फिलहाल अगेन वही सेम चीज है, एंट्री नहीं करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? अगेन हमें इसी चैनल के बॉटम के पास कहीं मिल जाती है, हमें इस चैनल के बॉटम के पास कहीं मिलती है तो बिल्कुल आप एंट्री करेंगे। उस वक्त कोई और वॉर क्यों ना छिड़ जाए, टेक्निकल अपना लेवल प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन या मार्केट अगर बिल्कुल अपने इस लेवल के ऊपर मौजूद होती, चैनल के बॉटम के पास नहीं बल्कि टॉप के पास मौजूद होती, वहां पर सेल थी। जिस तरह के हमने लास्ट वीक भी जब मार्केट यहीं पर थी 45,700, 800, 900 के राउंड में थी, उस वक्त भी डिस्कस की थी। आज से 1.5 महीना पहले जब मार्केट अपने एम 200 के पास मौजूद थी, हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के अंदर कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ लोग 30 मार खां आ जाते हैं कि जी बहुत मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा जो है ना वो स्टॉक की प्राइसेस टूट गई हैं। आप इंडेक्स को मत देखिए, इनकी वैल्यूएशन को देखिए स्टॉक की। जस्ट होल्ड ऑन। अभी हम जो हमारा अगला जो पॉइंट है ना, कि ये बल्कि थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा, स्टॉक्स ऑन सेल है, क्या हमें उठा लेना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा और डिटेल में भी मैं आपको समझाऊंगा। वो उन 30 मार खां को जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना बोलते हैं जी मार्केट इंशाल्लाह अभी ऊपर जाएगी, और अभी जो है ना स्टॉक की प्राइसेस देखें जी बहुत टूट गई हैं, और आप देखें बहुत सेल के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, उठा लेना चाहिए। ये इस पॉइंट को तो भी हम लेटरली डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमारी जो बात है वो यही है कि अभी फिलहाल सेम कैंगरू मार्केट है, कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि बॉल आपके बैट के पास ना आए, ज़बरदस्ती की शॉट मत खेलिएगा, वरना आप दोनों साइड पर स्टक हो सकते हैं। न्यूज़ बेस के ऊपर अगर आपने शॉट किया, लेवल पे नहीं किया, आप फिर भी स्टक हो गए। और अगर आपने जो है वो बाय कर लिया बीच के लेवल के ऊपर बगैर कंफर्म सपोर्ट के फॉर्म हुए किसी स्टॉक की, उस वक्त भी आपकी पोजीशन डेफिनेटली स्टक हो जाएगी। सो जो अगेन जो हमारे फॉलोवर हैं स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से, मैं ये कहूँगा कि अभी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कैश इज़ किंग। हम ऑलमोस्ट कोई 3 महीने पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कैश के ऊपर लेकर बैठे रहो,
कोई ज़रूरत नहीं है बीच में, जब तक कि आपको जो है ना वो ट्रेडिंग आती नहीं है उस वक्त तक कोई ज़रूरत नहीं है। कैश इज़ किंग, 3 महीने पहले भी यही बात हमने डिस्कस की थी, जबकि मार्केट बिल्कुल अपने टॉप के पास थी, उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय ऊपर जाने के, और मल्टीपल उसकी रीजंस भी हमने डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं कि भाई अब, और ये तो हमने पूरी एक सिनारियो और पूरे एक चैनल की हमने बात कर ली ना, अभी अब आ जाते हैं कि अभी करंट मार्केट के जो सपोर्टिव एरिया और रेजिस्टेंस एरिया क्या है। अगर अभी हम देखें तो जो रेजिस्टेंस बेसिकली मार्केट के पास है वो अभी है 45,000 और 45,250 का ये एक लेवल है जो ये इस चैनल के इन बिटवीन मार्केट ट्रेड करते हुए चली हुई आ रही थी। उसका इनिशियल जो टीपी था यानी टारगेट था वो मार्केट ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। इस चैनल के फॉर्मेशन को अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट ऑलरेडी यही अपना बॉटम बनता था 43,650 के करीब का लेवल, 600 अराउंड रख लीजिए, यही वो लेवल था जहां पर मार्केट जब यहां से ब्रेकडाउन होना था वो एटलीस्ट जहां तक आनी थी वो आ चुकी है। ये चैनल की फॉर्मेशन के हिसाब से जो इसकी टारगेट निकला है वो कैसे निकला है वो हम अपनी जो कोर्स हमने कराया है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह के टारगेट्स निकलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है, बाय तो हर एक बंदा कर ही लेता है बट उसको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा टीपी होगी यानी कौन सा टारगेट प्राइस होगा जहां पर निकलना चाहिए। इसी तरह शॉर्ट तो हर एक बंदा कर लेता है बट उसको ये नहीं पता चलता कि टारगेट क्या है। यानी एंट्री करना लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, एग्जिट कोई भी नहीं कर पाता, ना बाय साइड वाला ऊपर लेवल पर प्रॉफिट बुक कर पाता है और ना शॉर्ट सेल वाला नीचे लेवल पर अपना कवर कर सकता है, चूंकि लोगों को टीपीज नहीं पता होती, चूंकि फॉर्मेशन लोगों को स्ट्रक्चर की नहीं पता, किस तरह के पैरेलल चैनल्स बनते हैं, उनके टारगेट्स कैसे निकलते हैं। सो मैं जरूर अर्ज करूंगा अपने तमाम दोस्तों को कि लाजमी ये चीज सीखिए। कोर्स आपके लिए मौजूद है, आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उसके जरिए से अप्लाई कर सकते हो। बेसिक किस्म का आपको एक बहुत एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आप दोस्तों के लिए मौजूद है। यहाँ पर हमने बात कर ली, चूंकि यही चैनल का बॉटम जो था, जो सपोर्ट बन रहा था, आप देखोगे यहाँ पर फिर यही चैनल जब टूटा तो वापस से इसे रीटेस्ट करके अगेन सेलिंग हमें दिखी है। तो यही चैनल अभी फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 45,000 और 45,250 का लेवल। सपोर्टिव जोन की बात की जाए तो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के चैनल का बॉटम की बात की जाए तो मुमकिन है कि यहां से अगर जो बेस सपोर्ट है वो तो यही सेम नेकलाइन वाला लेवल है 42,700 का लेवल, जो प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर मल्टीपल टाइम डिस्कस किया जा चुका है। सो आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन, बट ये भी अंडरकट भी हो सकता है, यानी यहां से ब्रेक डाउन करने के बाद इस चैनल के बॉटम लोग यहां से बोलेंगे कि जी अब तो यहां से लंबी गई, मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, कोई एक न्यूज जो यहां से इस लेवल को तोड़े और फिर यहां पर अंडरकट लगे और फिर इस चैनल यहां पर लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो और यहां पर जो लोग, जिन लोगों की बाइंग पोजीशन में जो लंबे टाइम से होल्ड करके बैठे हुए वो यहां पर आकर जब चैनल के बॉटम के पास मार्केट होगी, या तो नेक लाइन या इस चैनल का बॉटम जो वही 42,000 और 42,700 के इन बिटवीन का लेवल है, यहां पर जब असल बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे, अगर मार्केट के अंदर ये वॉर ही की वजह से प्रेशर आता है तो वो लोग समझेंगे कि बस अब तो मार्केट यहां से गई और यही चैनल का बॉटम असल होगा जहां पर हमें असल बाइंग के लिए कैश होल्ड हमने किया हुआ है और यहां पर हमने अपनी एंट्री देखनी होगी। चूंकि मिडिल ऑफ द ट्रेंड है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें इसमें बीच में पढ़ने की। अगर वीकली बेसिस पर बात की जाए, ये डेली की हमने बात कर ली, हमने आवरली की बात कर ली, अभी हम वीकली की बात करते हैं। वीकली के अंदर वही पूरा टाइम अभी कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। कौन सा टाइम? अगेन गो टू दिस वीडियो जो ईयरली बेसिस पे हमने बात की थी 2022 के अंदर, और कितना टाइम बाकी है वो वहां पर जाएंगे। सेम अब वो पैटर्न अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो जब तक के वो कंप्लीशन ना हो, जब तक के मार्केट ब्रेकआउट सबमिट ना करे, जिस तरह के भी हमने पहले डिस्कस की, असल रैली हमें मिलेगी जब यहां से इस चैनल की फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट मिलेगा। जिस तरह यहां पर हमें मिला था तो आपने देखा कि कितनी जबरदस्त किस्म की मार्केट ने रैली पकड़ी थी, और अगर इसी तरह का अगर जब
जब तक के ब्रेकआउट नहीं होगा कोई ज़रूरत नहीं है हमें एंट्री करने की, हम अपने कैश के ऊपर ही ठीक हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स की बात की जाए तो वो आप खुद इंडिकेटर, अब तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो तमाम इंडिकेटर्स को समझ चुके हैं किस तरह हमें ट्रेड करना चाहिए। वीकली की बिलो 50 ट्रेड कर रहा है RSI, ज़रूरत नहीं है, अभी बुलिश रैली अभी नहीं है। यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट होने वाला है बेरिश का, ज़रूरत नहीं है अभी हमें पढ़ने की। एनीवेज ये तमाम इंडिकेटर्स के अंदर अभी हम नहीं जाते, हमने आपको एक पूरा डिटेल डिस्कशन हमने कर ली कि अभी हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट विच इज कि रिजल्ट कैसा होता है जब रिजल्ट, अभी सीजन आपको पता है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही रिजल्ट सीजन के हवाले से। सेम अगेन आपको ऐसे बेसहारा कभी भी नहीं छोड़ा। रिजल्ट सीजन होने से पहले ही आपको भी ये पूरा बताया था कि रिजल्ट सीजन में कैसे ट्रेड करना है। आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले ही हमने ये बना लिया था कि रिजल्ट सीजन अच्छा क्या होता है, कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का रिजल्ट कैसा आता है तो हम समझते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमें अब इसमें पोजीशन रखनी चाहिए, और कैसा रिजल्ट आता है तो हमें एग्जिट करना चाहिए। अगेन जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी मैं जरूर कहूंगा अब तो रिजल्ट सीजन गुजर गया, लेकिन रिजल्ट सीजन हर क्वार्टरली बेसिस पर आता ही आता है। सो जिन दोस्तों ने ये वीडियो देखकर समझ लिया कि मार्केट में रिजल्ट सीजन के अंदर कैसे ट्रेड करना है, सो इंशाल्लाह आगे जितने भी रिजल्ट सीजन आएंगे वो इसी तरह ट्रेड करेंगे और पैसा छापते जाएंगे और समझ जाएंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। सो अभी हम यही सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रिजल्ट का कैसा इंपैक्ट आया, जैसे हमने कहा था ऐसा आया या नहीं आया, और आप दोस्तों ने कैसे ट्रेड किया। लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा कि क्या आपने इस वीडियो से फायदा उठाया था या नहीं उठाया था, और आपने किस तरह का ट्रेडिंग की। मुझे जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं समझ सकूं कि किस तरह दोस्तों ने इससे फायदा उठाया इस वीडियो से। बट अभी हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको लेकर चलता हूं PSO, जबरदस्त सॉलिड किस्म का स्टॉक है। PSO को आप देखो ये तमाम के अंदर मौजूद है, KC 100, KC ऑल शेयर, KC 30, KMI 30, KMI ऑल, सब के अंदर मौजूद है। बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, जबरदस्त किस्म का शेयर है। अगर आप देखो इसके अंदर नेट प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर के अंदर क्या हुआ, जबरदस्त बड़ी नहीं जबरदस्त बड़ी। आप कंपैरिजन कर लो, आपको दिख रहा होगा बार्स के जरिए से ही कि जबरदस्त नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, 68.38%, फैंटास्टिक, फिनोमिनल। इसी तरह टोटल एसेट आप देखोगे लास्ट पूरा 2020-21 के मुकाबले में इस क्वार्टर फर्स्ट के अंदर 2022 के अंदर इसके अंदर टोटल एसेट भी इसके बढ़े हैं। अच्छा जी, इसका रिजल्ट कैसा आया जी, चलें रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड PSO का रिजल्ट कैसा आता है जी। देखो ये रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आपको दिखेगा कि भाई ये इससे अच्छा रिजल्ट और कोई कंपनी क्या पोस्ट कर सकती है। कैसे, क्वार्टरली देखो, जो लास्ट सेकंड जो इसका क्वार्टर कौन सा था 2020 का एंडिंग दिसंबर वाला जो क्वार्टर था, क्वार्टर के ऊपर अगर आप देखोगे तो पहले कितनी EPS थी 9.32, और इस दफा दिसंबर 2022 वाली 21 वाले के अंदर कैसी इसकी EPS आई है 43.02, फिनोमिनल। इसी तरह 6 मंथ के ऊपर अगर आप देखो, जो लास्ट 6 मंथ है उसके अंदर कैसी थी 20.28 की इसकी EPS थी, और इस दफा क्या है, ओहो माय गॉड 68.56। मतलब आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कितना जबरदस्त रिजल्ट आया। इसका मतलब ये हुआ इसको तो अभी जो करंट मार्केट इसके रेट चल रहे थे जब रिजल्ट आया उसके हिसाब से इसको कुछ नहीं तो कोई जो है ना 15-20% तो ऊपर चले जाना चाहिए था। लेट्स सी क्या वो गया या नहीं गया, हम देख लेते हैं जरा सा चार्ट के ऊपर। ये क्या हुआ भैया, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उससे पहले ये तकरीबन 198-200 के करीब ट्रेड कर रहा था। रिजल्ट फिनोमिनल आया, उसके बाद क्या हुआ, जबरदस्त हो गया 12-12.5%। जहां इसको ऊपर जाना चाहिए था ये कहां गया, ये नीचे चला गया भैया। ये क्या बात हुई कि रिजल्ट अच्छा है और फिर ये गिर गया। जाकर देखो ये वाली वीडियो जिसके अंदर हमने ये रिजल्ट सीजन के हवाले से ही बात की थी कि आपको दिखेगा, आप समझोगे कि रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, बट वो स्टॉक क्या करेगा, वो स्टॉक जबरदस्त हो जाएगा। और आप ये देखोगे कि रिजल्ट बहुत खराब है लेकिन वो स्टॉक अपना टेक्निकल बेसिस के ऊपर वहां पर बाइंग आ रही होगी, और आप देखोगे कि बुरे रिजल्ट के बावजूद वो स्टॉक अपर लॉक पे जाएगा। क्या ऐसा स्टॉक है, लेट्स सी। TRG, आइए जी, डार्लिंग शेयर, हमारी पुरानी डार्लिंग शेयर
टीआरजी का क्या कहानी है जी? टीआरजी आपको पता है मैं कब से शॉर्ट के ऊपर था, वो ₹250 से शॉर्ट, ₹150 से शॉर्ट, चलते 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 अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी अभी आपको दिखाता हूं मैं। आगे जो लास्ट हमारा होगा कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए जो कॉल्स थी वो, उसके अंदर हमने टीआरजी का इस दफा जिक्र किया था, इतने लंबे टाइम से हम नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, क्या जी टीआरजी, ओए होए बहुत ही बुरा, नेट प्रॉफिट तो माइनस के अंदर चली गई भाई। जहां पहले ये अर्निंग ईपीएस के अंदर आ रही थी, यानी अर्निंग पर शेयर था, इस दफा जो सेकंड क्वार्टर का अनाउंसमेंट हुई है उसमें जबरदस्त हो गया नेट प्रॉफिट माइनस के अंदर। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट माइनस के अंदर, तो इसको तो लोअर लॉक लगे होंगे। जिस दिन इसने अनाउंस किया ना उस दिन तो इसका बुरा हाल होगा। देखते हैं पहले इसके ईपीएस और एलपीएस क्या आई है। टीआरजी आ जाए जी, टीआरजी का कैसा रिजल्ट आया, हम चाहे क्वार्टरली देखें चाहे 6 मंथ्स का देखें। पहले जो क्वार्टर के अंदर 6.62 की ईपीएस थी, लास्ट अभी जो क्वार्टर का अभी अनाउंसमेंट हुई है दिसंबर 2021 की, एलपीएस आई यानी लॉस पर शेयर आया 23.11। ओहो, ये तो बहुत बुरा रिजल्ट है भाई। 6 मंथ्स के ऊपर 8.11 ईपीएस थी दिसंबर क्वार्टर 2020 के, और इस दफा का जो 6 मंथ का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया 2021 दिसंबर क्लोजिंग का, उस वक्त ईपीएस है कि एलपीएस है? बुरा हाल भाई, ये तो एलपीएस आ गई 23.06। ये तो नुकसान कर रही है कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो इसको लोअर लॉक लगने चाहिए अनाउंसमेंट के बाद। अनाउंसमेंट डेट क्या है जी? 28 फरवरी को इसका रिजल्ट का हमारे पास अनाउंसमेंट आती है भाई। ये तो गया, अब इसको लोअर लॉक लगेंगे, पूरी मार्केट के अंदर आवाज आना शुरू। अच्छा जी, देखते हैं क्या हुआ। पुरानी डार्लिंग शेयर आ जाओ तुम, क्या हुआ जी? 28 फरवरी, जबकि इसकी एलपीएस आई, लोगों ने बोला अब तो गया, अब तो शॉर्ट मारे। पूरी दुनिया से पूछना शुरू हो गई, एहसन भाई अब शॉर्ट करें? मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या किया था। मैंने बोला बाय कर लो भाई। कैसे बाय कर लें, ये तो तबाही फेर देगा। अभी यहां पर तो एलपीएस आई है, इसकी ईपीएस नहीं है ये एहसन भाई। मैंने बोला जब इसकी ऊपर ईपीएस थी तो मैंने शॉर्ट करवाया था ना। चुप करके जो बोल रहा हूं वो कर लो। यहां पर अब एलपीएस आ रही है, यहां से बाय हो जाएगा। क्या हुआ ऐसा? क्या इसको लोअर लॉक लग गए? नहीं भैया, यहीं से ही उठा, 66, 67, 68 के करीब से उठा और 90, 80 को इसने टच कर लिया। तो क्या हुआ? गो टू दिस वीडियो। रिजल्ट सीजन में हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये लेवल मैटर प्ले करते हैं। तो ये जो कहा जाता है ना जी, रिजल्ट अच्छा हो तो भाई अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस तरह रिजल्ट इंपैक्ट करते हैं कंपनीज की प्राइसेस को, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये आपका हमारा था आज की वीडियो का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्टॉक्स ऑन सेल, ग्रैब इट। हर तरफ आवाजें, स्टॉक भाई ऐसे प्राइसेस तो कभी मिलने नहीं लगे, उठा लो भाई। और ऐसी आवाजें आपको पिछले 1 साल से आ रही होंगी। आ रही हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 1 साल पहले भी जब स्टॉक गिरे थे उस वक्त भी सब आपको यही आवाजें आ रही होंगी कि भाई स्टॉक के बहुत अच्छे रेट पर है, इंडेक्स को छोड़ो, स्टॉक के लेवल देखो कितने अच्छे रेट पर है, उठा लो। तो क्या इसी तरह की आवाजें आपको 6 महीने पहले भी आई होंगी? बहुत अच्छे स्टॉक लेवल पर आ गए, उठा लो। आज से 3 महीने पहले भी ये आवाजें थी, भाई स्टॉक के प्राइसेस ओहो जबरदस्त, फर्स्ट क्लास, उठा लो। तो क्या होना चाहिए? कुछ पहले मैं आपको कुछ मिसालें दिखाता हूं और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हमारी इस तरह की मार्केट के लिए अभी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैं आपको कुछ पहले चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं और मैं चाहता हूं कि हम देखें कि कुछ स्टॉक कैसे किन किन लेवल्स पर होते हैं, ओवरसोल्ड क्या हो जाता है, स्टॉक जब सेल के ऊपर लगते हैं तो क्या होना चाहिए। ये सारी अभी आपको मैं मिसालें दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको लेता हूं नेशनल बैंक। नेशनल बैंक अभी कहाँ मौजूद है? 30, 33, 34 के करीब मौजूद है। पहले कहाँ होता था? 325 का स्टॉक होता था, 325 का। जब 325 का होता था फिर 250 का भी होता था, और आज कहाँ मौजूद है? 30-33 रुपए के करीब मौजूद है। तो अगर सेल होती तो जिसने आज से 2008 के अंदर भी उठाया था ना, आज तक वो रेट नहीं मिले उसको। जिसने 2006 और 8 के अंदर भी एनबीपी उठाया हुआ था, आज तक उसको वो रेट नहीं मिले।
कहां 350 325 का स्टॉक और कहां 30-33 रुपए का स्टॉक की वैल्यूएशन। GHNI मौजूद होता था 1100 रुपए में, कब, बहुत दूर नहीं जाओ, 2017 के अंदर। आज कहां मौजूद है, आज 170 के करीब मौजूद है। कहां होता था 1100 रुपए। तो जब 1100 से 1000 रुपए हुआ था ना, उस वक्त भी लोग यही कहते थे स्टॉक्स ऑन सेल, भाई बहुत गिर गया, 100 रुपए गिर गया। मार्केट ने बोला अच्छा आओ जरा, फिर 900 भी गया, बहुत गिर गया भाई उठा लो, बहुत अच्छा शेयर है भाई, लोग गाड़ियां तो खरीदेंगे, सब कुछ है। क्या हुआ, वो 800 से भी गिरा, वो 700 से भी गिरा, वो 600 से भी गिरा, और आज 170 पौने 200 के करीब मौजूद है। अच्छा एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर JSCL कितने का होता था भैया, ये होता था 1300-1400 रुपए का स्टॉक। कितने का, 2008 के अंदर 1300-1400 का। जब गिर के आप सोचो जरा, जब 1300-1400 से गिर के 1100 पे आया होगा ना, तो यही आवाजें नहीं आती होंगी कि भाई स्टॉक्स ऑन सेल, भाई सेल के ऊपर लगा हुआ है, बहुत अच्छा स्टॉक है उठाओ। फिर जब वो 1100 से 1000 पे गिरा होगा, यही आवाजें आई होंगी, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, और आज 13 रुपए 11 रुपए के करीब मौजूद है, अभी भी यही आवाजें आएंगी। इस तरह मिसाल के तौर पर चलो एक और स्टॉक ले लेते हैं समझाने के लिए, जस्ट वीडियो थोड़ी लंबी होती है, बट असल तो यही है कि पिछले वीक नई वीडियो बनाई थी, तो उसका कसर अभी पूरी कर लो। एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल दे दी जाए, चूँकि हम डेली नहीं बनाते, वीकली या 10 दिन में बना रहे हैं, तो उसी के अंदर इतना मवाद दे दिया जाए कि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। MLC अब 140 का होता था, आज 30-32 रुपए का है। जब वो 140 से 130 पे आया होगा, यही आवाज आई थी, 120 पे भी यही आवाज आई थी, 110 पे भी यही थी, 100 पे भी यही थी, 90 पे भी यही थी, 80, 70, 60, 50, 40, आज 30 में भी यही है। सो क्या स्टॉक्स ऑन सेल जब होती है तो क्या उठाना चाहिए? असल तो क्वेश्चन ये आया ना, तो भाई क्या मतलब फिर क्या होता है? पीछे वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं क्या कि ना स्टॉक के फंडामेंटल मैटर प्ले करते हैं, ना स्टॉक के रिजल्ट मैटर प्ले करते हैं। असल जो मैटर प्ले करता है वो क्या करता है, वो ट्रेंड करता है। जैसे ही जब तक के ट्रेंड नीचे का होगा नीचे जाएगा, और जैसे ही ट्रेंड ऊपर का शुरू होता है, वही 14 रुपए वाला स्टॉक फिर 50 का हो जाता है, और जब ये ब्रेकआउट सबमिट करेगा यही फिर 70-80 पे भी जाएगा। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं सबमिट कर रहा, जब तक के मार्केट ब्रेकआउट सबमिट नहीं कर रही, सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, सस्ते का माल रस्ते में। वरना 1100 से जब स्टॉक गिरता है ना 800 पे, जब भी सस्ता लगता है, और आखिर में मार्केट उसको 150-200 का भी दिखा देती है जब भी सस्ता लग रहा होता है। सस्ता वस्ता महंगा कुछ नहीं होता। जब चलना शुरू करता है स्टॉक, बुलिश रैली जब होती है ना, तो 10 वाली चीज 200 की भी होती है, पौने 200 की भी होती है। और जब मार्केट का स्टॉक का ट्रेंड बेरिश होता है, तो फिर 600 वाला NRL भी 200-250 में घूम रहा होता है, कोई लेने वाला नहीं होता। समझ में आई? तो असल चीज ये है ही नहीं, असल चीज ये है ही नहीं कि स्टॉक ऑन सेल। हर वक्त सेल लगती है मार्केट में। फिर ग्रैब कब करना चाहिए? जब क्रैश हो जाए ना, जब क्रैश हो जाए, यानी आपको लगे कि अब बहुत बड़ी जंग हो गई और बुरी तरीके से हॉल्ट होना शुरू हो जाए, बस उस वक्त रेडी हो जाए कि ये जो हमने कैश बचाया हुआ था ना, जिस दिन ये हॉल्ट हटना शुरू हो और कुछ मूवमेंट हमें लगना शुरू हो कि हाँ अब बाइंग साइड पे आ जाना चाहिए, जब जाकर वो पैसा मार्केट में झोंकना चाहिए जो आपको मिलियनर बना सकता है। वरना सेल वेल के चक्कर में आप पड़ोगे ना, तो सेल वाली जूती भी जो है ना, वो बीच में से उसका जो तलवे का जो तलवा वाला हिस्सा होता है ना, वो समड़ माउंट से जुड़ी हुई होती है, कभी भी हट जाए कोई पता नहीं चलता। तो सेल वेल नहीं चाहिए, सस्ते का माल रस्ते का माल नहीं चाहिए, हमें महंगा माल चाहिए। ट्रेडर को क्योंकि जब महंगा लोगे तो महंगा बिकेगा, सस्ता लोगे तो सस्ता बिकेगा। ये तो होता है ट्रेडर। और इन्वेस्टर क्या करता है? वेट कर रहा है कि जैसे ही कोई क्रैश आता है अभी मार्केट में, चाहे वो कोई भी रीजन हो, जो ये हमारा रीजन अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का, और तबाही फिर जाए पूरी दुनिया के अंदर, जब बिल्कुल क्रैश होने के बाद बॉटम मार्केट बनाने लगे, जब जाकर इन्वेस्टर एंटर होगा। अभी ट्रेडर भी दूर है और अभी इन्वेस्टर भी दूर है। यही वजह है कि आपको मार्केट में देखेगा कि लिक्विडिटी बहुत कम हो रही है, मूवमेंट बहुत कम हो रही है। भाई मार्केट में वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन वॉल्यूम कहां है? दिख रहा है आपको? आप डेली पे भी देख लो, क्या है? बिल्कुल सुकड़ते जा रहे हैं।
क्यों? यहाँ पर इन्वेस्टर भी अभी बैठा हुआ है और ट्रेडर भी बैठा हुआ है जो अक्लमंद है। ये जो मतलब सुनी सुनाई बातों पे जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो तो एक अलग ही चीज़ है। वो ये वॉल्यूम उन्हीं का होता है जिनको ना लेवल पता है ना कुछ पता है, बस आज उठे क्रूड बढ़ गया तो शॉर्ट कर दिया, और अगर क्रूड जो है ना नीचे था तो फिर बाय कर लिया। मतलब वो मिसाल के तौर पर अभी कोल की प्राइस उन्होंने देखी एक दिन गिर गई, उन्होंने उठाकर सीमेंट को बाय कर लिया, अगले दिन देखा चढ़ गई, उन्होंने फिर सेल कर दिया। पता वता का कभी नहीं है। तो इस तरह आप लोगों ने एटलीस्ट नहीं करना है। सो हमने ये थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। कुछ हम चलते हैं कुछ हमारे जो मेंबर्स के लिए जो हमने कॉलेज दी थी, कुछ उसको भी डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप टैली देखो, टैली के अंदर नवंबर 2021 30 नवंबर 2021 को मैंने कहा था, जो दोस्त पूछ रहे थे मैं टैली को क्या करें, मैंने ना बस जब तक कि आईपीओ की अनाउंसमेंट नहीं होती जब तक होल्ड रखो, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी एग्जैक्ट उस दिन निकल जाना है। डेट कौन सी है? 30 नवंबर 2021। फिर 3 फरवरी, ये फरवरी वाले ग्रुप वाले मेंबर्स को भी कहा कि भाई 3 फरवरी को मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, वेट करो, अभी बाय नहीं करना। लोग पूछ रहे हैं कि बाय कर लें, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। टैली के गुब्बारे में से अभी हवा निकल जाएगी जैसे ही आईपीओ आया। टैली वालों जिन्होंने होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्या हवा निकली? नहीं निकली। नवंबर को मैं कह रहा था, नवंबर 2021, ये यहां पर नवंबर 2021, जब तक के आईपीओ नहीं आएगा ये रेंज के अंदर ऊपर चलता रहेगा। जिस दिन आईपीओ आया क्या हुआ? 10 फरवरी को आ गया जैम बोर्ड के अंदर, क्या हुआ? जबरदस्त हो गया। हुआ या नहीं हुआ? 27-30% के करीब गिर गया। यहीं पर शॉर्ट के अंदर भी कॉल मल्टीपल टाइम मैंने टैली के अंदर दी हुई है, मेंबर्स को पता है। सो आपको पता चल गया कि इस तरीके से मार्केट के अंदर काम हो रहा है। इसी तरह फरवरी के अंदर अभी हमने शॉर्ट किया था, फरवरी ग्रुप के अंदर ही एवीएन को हमने कहाँ शॉर्ट किया था? 114 रुपए के ऊपर शॉर्ट किया था, 114 और 115 1 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस था। कितना? 115 1 रुपए का। और फिर हमने इंक्रीमेंट किया था 108 के लेवल पर। डेट कौन सी है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को कहाँ था भाई एवीएन? लेट्स सी। 2 फरवरी ये राजी 2 फरवरी को 114 पे हमने करना था। 2 फरवरी को कॉल दी थी ये 2 फरवरी को। ये कहाँ था? मैंने कहा 114 पे शॉर्ट करो, 115 का स्टॉप लॉस। हाई इसका लेवल कहाँ था? 3 फरवरी को, अगले दिन। किस कहाँ पर था? 114.50 का हाई। स्टॉप लॉस क्या था? 115 का। 114 पे शॉर्ट किया हमने और 115 1 रुपए का स्टॉप लॉस था। 1 रुपए के स्टॉप लॉस के बाद प्रॉफिट कितना दिया इसने इस लेवल पे? 20% तो हमें आराम से हंसते खेलते दे दिया। वापस से एक और शॉर्ट 108 के लेवल पे भी आपको दिखेगा। फिर मैंने बताया था कि जैसे ये रिट्रेसमेंट करेगा फिर हम 108 के लेवल पर भी करेंगे। फिर हमने क्या किया, ये रिट्रेसमेंट की इसने और यहीं से 108 पर हमने शॉर्ट किया और फिर यहाँ पर आया। यहाँ पर अपनी कवरिंग हुई है अभी हमारे अपने इस शॉर्ट की। सो आपको समझ में आएगा ये पूरी कहानी। अच्छा, इसके बाद हम एक और देख लेते हैं अपना टीआरजी। ये कौन फरवरी क्या करना चाहिए? जो बाइंग हमने की थी 1991 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। कौन सी डेट है? 1 फरवरी। टीआरजी 1 फरवरी किधर गया? ये रहा। फरवरी में यहीं पर ही आता है वही 90 और अपना हाई कहाँ लगाता है? कितना हाई लगता है इसका जी? हाई का 91.15। वही 91 पे हमने सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। साइड लाइन या जिसने शॉर्ट करना था वो शॉर्ट करे। बट उसके बाद क्या हुआ, वो वहीं से 91 पे हाई बनाया, अपना गिरा कहाँ तक? 67-68 के करीब तक। 25% का प्रॉफिट बच गया। जिसने शॉर्ट किया उसको प्रॉफिट हुआ, जिसने नहीं भी किया वो 25% नीचे के ऊपर खड़ा हुआ, उसको माल मिल गया। उसके बाद क्या करना है जी? उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद 25 फरवरी को बाय की कॉल टीआरजी के अंदर, चूंकि शॉर्ट अपना हमारा कवर हो गया। अब आ जाओ बाय साइड के ऊपर। 25 फरवरी कितने भाई? 70 पे हमने बाय करना है, 64 के ऊपर बाय करना है। फिर मैंने अगले दिन ट्यूसडे के बाद मैंने कहा कि भाई हाँ मैं खुद बाय कर रहा हूं। मैंने खुद अपना एंट्री कहां पर ली? 67.55 के लेवल के ऊपर एंट्री हमने अपनी बना ली। और फिर क्या करना है? जब 80 के ऊपर मैंने अगले दिन थर्सडे को मैंने कहा कि जैसे ही 80 के ऊपर निकलना शुरू हो जाए हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये ट्यूसडे के दिन हमने डिस्कस किया कि अब आ गया। ये है ट्यूसडे, ये वाला दिन 28 फरवरी को। जबकि 28 फरवरी ही को टीआरजी का रिजल्ट बहुत बुरा आया जी, बहुत बुरा आया। तबाह हो गए, बर्बाद हो गए।
ईपीएस हो गई, ईपीएस की जगह एलपीएस हो गई। क्या किया इसने, 67.55 के ऊपर मैंने अपनी एंट्री की, अपने मेंबर्स की एंट्री कराई। उस वक्त लेवल क्या दिया था, 80 का, एग्जैक्टली 80 का लेवल अचीव हो गया। फिर अगेन 19-20% का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर हमें अचीव हो गया। ट्रेड खत्म, क्लोज। फिर अगली ट्रेड मेंबर्स के साथ डिस्कस की जा चुकी है। अब हमने क्या ट्रेड करनी है, किस तरह करनी है और क्या क्या लेवल्स उसके होंगे। सो आपको ये दिख गया, टीआरजी की भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कॉल है। इसके बाद ये एवीएन की जो मैंने मेंबर्स को कहा था कि जैसे ये वापस से 102-150 के ऊपर जाएगा, यहीं पर करंट मार्केट के ऊपर हमने शॉर्ट करना है। मैंने अपनी ट्रेड शेयर की 103 रुपये 26 पैसे के ऊपर गया और इनिशियल हमारा टीपी क्या था, 97 और 98 के लेवल पर जाकर हम अपना टीपी बुक कर सकते हैं। टीपी हमारा ये था, लेट्स सी क्या हुआ था एग्जैक्टली। ये अपना ये बनाया 103 के करीब ही गया, यहीं पे शॉर्ट हुआ और अभी 97 के ऊपर ही आकर क्लोज किया। वापस से हमने अपना यहाँ तक का प्रॉफिट 6-7% का गेन कर लिया है। लेट्स सी, एसएनजी भी 1 फरवरी 33 पे बाय होगा और उस वक्त टीपी क्या था, किस लेवल पे, 1 फरवरी को कॉल दी थी 33 पे बाय कर लो, 33, 34, 40 के दरमियान बाय हो जाएगा। टीपी क्या था, 38, 1 फेब। लेट्स सी, 1 फेब के बाद ये कहाँ तक गया था, एग्जैक्टली 33 के ऊपर था, एग्जैक्टली 33 के ऊपर आया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये 38 के ऊपर अपना जैसे ही आया अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हाई बनाया इसने 37.90। यहाँ पर मैंने दोस्तों को बता दिया था कि यहाँ पर एग्जिट अपना प्लान कर लें, वापस से डिप मिलेगी तो हम वापस से इसी लेवल के ऊपर देखेंगे। फिर 33 का बेस बनाएंगे अपनी, ठीक है, यहाँ पर बाइंग टाइम हो सकती है। फिर लेवल बता दिया कि किस लेवल पर एग्जिट इसके अंदर हो सकता है। टीपी अपनी जगह अचीव हो गई। मल्टीपल ट्रेड हमने दी, डबल की दी थी 17 रुपये 70 पैसे पे हमने बाइंग के लिए कहा था कि इसके बाद यहाँ से बाउंस मिलेगा 20 रुपये तक का। आपने देखा कि उसी दिन फिर ये अपर लॉक लगाया, इसने लो लगाया था 17 रुपये 65 पैसे का। इसी तरह हम इमेज की भी हमारी एंट्री थी 15 रुपये के ऊपर, 15 रुपये 20 पैसे पे इसने लो बनाया था, पुरानी ट्रेड थी और फिर 17 रुपये 27 पैसे पे इसने अपना अपर लॉक को भी हिट किया था। टीपीएल के अंदर क्या था जी, हमारा टीपीएल के अंदर था कि हमने शॉर्ट करना था 14 रुपये और 14 रुपये 40 पैसे पर, 14 रुपये 65 पैसे का हमारा एसएल था। मैंने अपनी ट्रेड शेयर की, मैंने भी ये ट्रेड ली है। देखते हैं टीपीएल क्या हुआ। टीपीएल का आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली इसने यही 14 रुपये कितने का हाई बनाया, 14 रुपये 38 पैसे का इसने हाई बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यहीं तक की इसकी चाल थी, 14 रुपये 38 पैसे से गिरा और अब ये 12 रुपये 40 पैसे, तकरीबन 13-14% का यहाँ पर हमें सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर गेन अगेन अचीव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी भी ट्रेड मैंने मेंबर्स के साथ, जो प्रीमियम मेंबर्स है उनके साथ मैंने शेयर की थी। सीमेंट की बात बड़ी लोग परेशान है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लूंगा और स्पेशली जो लास्ट अभी हम डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल और जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट के वाले से, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। मैं मल्टीपल टाइम अपनी वीडियोस के अंदर भी आप दोस्तों को बताता रहा मल्टीपल टाइम कि भाई सीमेंट से भी अवॉइड करना है, सीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं करना। जनरल मेंबर्स को भी बताया, वीडियोस के अंदर मल्टीपल मैं बता चुका था कि यहाँ पर हमें इससे अवॉइड करना है, अभी नहीं करना। कोई कितनी भी अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर, इसके चार्ट अच्छे नहीं है अभी फिलहाल सीमेंट के। यही सेम कॉल दी थी हमने PIOC की 90 और 91 के ऊपर हमने अपना शॉर्ट किया था और फिर दोस्तों को बताया था कि हम इसके अंदर कहां प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे ही ये 90 और 91 के ऊपर जो हमने शॉर्ट किया था, कब किया था जी, ये हमने फरवरी, मिडिल ऑफ फरवरी में किया था हमने, और अब फरवरी एंड के ऊपर ये कहां पर आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब ये आ गया 90-91 पे जो शॉर्ट चली हुई आ रही थी वो 68-70 के इन बिटवीन हमने अपनी कवरिंग की है। कहाँ पर था जी PIOC, लेट्स सी। PIOC आपको यहाँ से दिखेगा, एग्जैक्टली यहाँ से अपना टॉप बनाया और अब यहाँ पर ये मौजूद है एग्जैक्टली 68 के ऊपर ही आया, 68.50, 26% का हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गेन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते इस तरह के मार्केट में, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। आपको स्टॉक और उनके पर्टिकुलर लेवल देखने पड़ेंगे, इंडेक्स को नहीं देखना पड़ेगा। जो अभी ट्रेड शेयर की थी हमने एवीएन की भी 114 के ऊपर हमने शॉर्ट किया था, 115 का स्टॉप लॉस था। 91 के ऊपर जब ये गया वहां पे, ये पहले हमने 28 फरवरी को कवर किया था और दूसरी शॉट अभी आपको मैंने एक और दिखा दी है। तो ये मल्टीपल ट्रेड हम इसमें कर चुके हैं।
तो ये थी हमारी कुछ कॉल्स, मल्टीपल और भी कॉल्स हैं बट कुछ सेलेक्टिव हमने कर ली है। सो अब हम आ जाते हैं वापस से पॉइंट्स के ऊपर, और कौन सा हमारा पॉइंट है। अब आ जाते हैं, ये जो दो पॉइंट हैं इसको एक साथ ही ले लेते हैं, जिसमें रशिया और यूक्रेन की अभी वॉर हो रही है जी। अब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कमोडिटी मार्केट जो है उनके ऊपर, क्रूड, गोल्ड वगैरह, उनके चार्ट भी देखते हैं। तो देखिए जी, रशिया यूक्रेन की वॉर है, इसकी वजह से डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आना है। वर्ल्ड वाइड तमाम मार्केटें आपको दिख रही हैं, और अभी हमारी भी मार्केट कोई ब्रेकआउट तो सबमिट किया ही नहीं है। तो अगर यहां से प्रेशर आता भी है तो वो ऑलरेडी आएगा, वो वॉर की वजह से एक्सपेडाइट हो जाएगा, एक्सपेडाइट हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हल होगा जबकि कोई किसी न किसी नतीजे पे ये पहुंच जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। उससे पहले हम वैसे भी टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी हम कोई बाय साइड के ऊपर नहीं आए हुए। हाँ, कुछ कुछ लेवल पे, जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया, कुछ ही लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगती है, वहां पर शॉर्ट टर्म की ट्रेड ली जा सकती है। बट अभी होल्डिंग करना, यानी अगर मैंने लेट सपोज 67 के ऊपर मैंने टीआरजी बाय किया, 80 पे आया, 13 रुपए मुझे मिले, 15-20 से 20% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं तो बुक कर लूंगा। मैं होल्ड करके नहीं बैठूंगा कि इंशाल्लाह जी सब कह रहे हैं कि जी मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, अभी मार्केट के बहुत लेवल ऊपर है, मुझे जो ट्रेड मिल रही थी वो मिल गई। तो अब लंबी होल्डिंग रखना इस तरह की पोजीशन के अंदर अच्छा नहीं है, अनटिल अनलेस या तो मार्केट ब्रेकआउट सबमिट कर दे टेक्निकल बेसिस पे, या कोई वर्ल्ड वाइड कोई अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाएगा इनका सेटलमेंट हो गया है, तो जाकर हम देख सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल वगैरह के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या बना हुआ आ रहा है। क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूं तो जी, ये मैंने अपने प्रीमियम जो बल्कि जनरल ग्रुप में भी मैंने इसका चार्ट शेयर किया है। इसकी जो वीकली की रेजिस्टेंस है, वीकली बेसिस पे, वो है $115 और तकरीबन 20 सेंट, तकरीबन 115 राउंड रख लीजिए। वीकली ये इसकी रेजिस्टेंस बनती है। हिस्टोरिकली भी ये एक रेजिस्टेंस एरिया 110 से 10.5 से लेकर 115 के करीब तक का जो एक वीकली की रेजिस्टेंस बन सकता है। इस वीक बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ये सुपर सस्टेन करता है तो बहुत तेजी के साथ हम देख सकते हैं कि वापस से अपना जो अगर हाई, जो भी रिसेंट हाई था इसका 2008 का तकरीबन $145, वहां तक ये फिर तेजी के साथ जा सकता है। जब ये जाएगा तो दुनिया की जो कमोडिटीज मार्केट हैं, जिसमें आपका कोल भी आपको दिख रहा है, वो भी ऊपर ही जाएगा। सीमेंट, अभी जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, क्या मैं आपको दिखाता हूं जी। अच्छा, पहले तो क्रूड की बात करें। क्रूड के अंदर चूंकि मैं इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट के अंदर भी काम कर रहा होता हूं, तो 4 फरवरी को मैंने ये कहा था कि मैं अपनी खुद पोजीशन होल्ड किया हुआ हूं क्रूड के अंदर। ब्रांड के अंदर भी मेरी पोजीशन थी और WTI के अंदर भी थी। $100 तक ये हिट कर सकता है, जो मैं डिस्कस किया था 4 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ, मेंबर्स के साथ। तो 4 फरवरी अगर हम देखते हैं, उस वक्त ये कहां पर मौजूद था, एंट्री तो मेरी खैर यहाँ इस लेवल के ऊपर थी, बट ये 4 फेब, लेट्स सी, यहाँ पर इस एरिया पे मौजूद था। एंट्री मेरी अपनी निचले के लेवल के ऊपर थी। तो यहाँ से भी ये बहुत, मेरा अपना टारगेट तो 100 तक का था मैक्सिमम, बट ये उसने 100 से भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, और चूंकि क्लोजिंग इससे ऊपर थी तो होल्डिंग थी। अब यहाँ पर आकर तो अपना प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। उसके बावजूद भी ये तकरीबन कोई 30%, 27.5% के करीब ये इस लास्ट सेशंस के अंदर, अपनी 35 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर ये ऑलमोस्ट हिट कर चुका है अपना इस लेवल। एनीवे, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो इस लेवल को हमें वीकली बेसिस पर वॉच आउट करना चाहिए, 115 के करीब का लेवल, वरना उसके बाद ये सीधा आजकल नेक्स्ट स्टेशन जो है ना वो तकरीबन 145 के लेवल के ऊपर है। इसी तरह अगर हम गोल्ड के चार्ट को भी देख ले जी, गोल्ड क्या कर रहा है जी। गोल्ड को भी देखें तो गोल्ड अभी अपनी एग्जैक्टली 1975 जो है ना वो इसकी एक रेजिस्टेंस है डेली की, इससे ऊपर क्रॉस करता है तो फिर ये अगेन न्यू हाई की तरफ जाएगा। एटलीस्ट $2100 तक ये आराम से जा सकता है। जब इस तरह की मार्केट होती है और क्रूड भी बढ़ रहा होता है तो हमारा कोल भी तो बढ़ रहा है ना। कोल के हवाले से इसीलिए मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि मैंने मना किया था कि कोल की वजह से भी, और वैसे भी सीमेंट के अंदर अभी हमारी बाय नहीं लग रही। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, दिसंबर के अंदर ये कॉल दी गई थी कि भाई इससे दूर रहा जाए, सीमेंट से दूर रहा जाए। 3 दिसंबर उस वक्त था कहाँ जी, उस वक्त 3 दिसंबर यहाँ पर आ रहा था। अब क्रैश हो गया, ये अपना 265 का हाई लगाने के बाद ट्रेड कर रहा था 150 के करीब।
लेकिन चार्ट ये कह रहे थे कि अभी यहां पर ये एक्यूमुलेट होगा और फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा। तो दिसंबर से ही जहां पर सब लोग पॉजिटिव हो गए थे, वहीं पर मैंने आपको बताया कि सीमेंट से हमने अवॉइड करने का कहा था, और उसके बाद आपने देखा कि वापस से कोल कहां पहुंच गया है, आज 400 प्लस के ऊपर है। इसी वजह से आपको सीमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट दिख रहा है, लेकिन इसकी इंडिकेशन हमें पहले से मिली थी। क्रूड बहुत पहले मैं बाय करके बैठा हुआ था, उसकी इंडिकेशन लग रही थी कि ये तकरीबन 100 तक के करीब हिट कर सकता है। उस वक्त तो कोई रशिया की वॉर नहीं थी ना, दिसंबर के शुरू की मैं बात बता रहा हूँ, सॉरी ये अभी हाँ दिसंबर के अंदर कोई वॉर नहीं थी। वहां पे लग रहा था कि ये 100 के लेवल को हिट करने वाला है। दिसंबर में कोल गिर रहा था, लेकिन लग रहा था कि ये एक्यूमुलेट होगा और फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि क्रूड भी ऊपर गया 100 प्लस के ऊपर, और कोल भी अभी गया हुआ है। सो ये हमारा अभी डिस्कस हो गया। तो कमोडिटी मार्केट जो है अभी भी अच्छा, ये एक सुपर साइकिल होता है कमोडिटी मार्केट का, जो हमेशा इसी तरह का होता है। हर 10 साल बाद जो है ना एक सुपर साइकिल चलता है। अभी जो कमोडिटी मार्केट है, अभी हमें रेजिस्टेंसेस नहीं देखनी चाहिए इसके अंदर। कमोडिटी मार्केट्स के अंदर जो लोग काम कर भी रहे हैं या देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को जो कि कम्युनिटी मार्केट में काम कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होते हैं, फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं, उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी आप रेजिस्टेंसेस मत देखो। अभी रेजिस्टेंस वाला काम नहीं है। क्यों? इसलिए कि अभी फिलहाल ये सुपर साइकिल चल रहा है कमोडिटी मार्केट का, हर 10 साल बाद में एक दफा आएगा। ये जब तक सुपर साइकिल कूल ऑफ नहीं होता उस वक्त तक अगेन अब आगे इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि क्रूड भी बढ़ रहा है और साथ साथ हमारे तमाम कम्युनिटी मार्केट भी बढ़ रही है, जिसमें वीट भी है, जिसमें स्टील भी है, जिसमें कोल भी है, जिसमें क्रूड भी है। तमाम चीज़ें आपको बढ़ते हुए दिखेंगी। इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं अपना आखिरी 7 पॉइंट के MPS जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट है वो अब अनकरीब आने वाली है, ट्यूसडे मार्च 8, 2022। मंडे मार्केट अभी खुलेगी, फिर उसके बाद 8 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है। जनरली जो कंसेंसस है पूरी मार्केट का वो क्या है, वो यही है कि जी डिस्पाइट द जो चैलेंजेस आई हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इसी तरह जो सर्ज आया है, जो बहुत तेज़ी के साथ कमोडिटी मार्केट बढ़ी है, उसके बावजूद लगता ये है कि स्टेट बैंक जो है ना वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेटस को ही रखने का इरादा रखेगा। जिस तरह के लास्ट जो 24 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी और उसके अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने यही कहा था कि जी रियल इंटरेस्ट रेट जो है ना वो लगता है कि वो डिक्लाइन साइड पर आएंगे, और अभी हम फिलहाल स्टेटस को रखते हैं और इन्फ्लेशन हमें लग रहा है कि वो अंडर कंट्रोल ही होगी फिलहाल। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब अगर तो स्टेटस को होता है तो कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, यानी इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जाने लगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बात अनाउंस हो चुकी है स्टेट बैंक के गवर्नर साहब की तरफ से कि हम नहीं बढ़ाने लगे, हम नहीं बढ़ाएंगे अभी नियर फ्यूचर के अंदर, और हमें लगता है तमाम चीजें अंडर कंट्रोल है। बट अगर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा भी इजाफा होता है, इवन दो बहुत ही छोटा माइनर सा भी इजाफा होता है, ये इस वजह से नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, ये ट्रिगर कर सकता है नेगेटिव इंपैक्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। स्टेट बैंक की तरफ से ऑलरेडी पहले कहा जा चुका है कि हम नियर फ्यूचर के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चूंकि एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, और मार्केट अनएक्सपेक्टेड के ऊपर वर्सली जो है ना वो बिहेव कर सकती है अगर तो इंटरेस्ट रेट चाहे माइनर से ही क्यों ना बढ़ाया जाए। तो ये कोई बहुत बड़ा ओकेजन नहीं होगा मार्केट के लिए, इस सेंस में कि अगर तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता, और अगर बढ़ते हैं तो फिर इसका एक नेगेटिव जो है वो इंपैक्ट आ सकता है। ये हमारी पूरा वीकली की वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया तमाम पॉइंट्स के अंदर। होपफुली ये वीडियो तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, अपनी राय से ज़रूर मुझे अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि मार्केट को अभी क्या टाइम है, और क्या ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेल्स के ऊपर हैं, क्या हमें उठाना चाहिए नहीं, और आपकी क्या अप्रोच है? आप इन्वेस्टर अप्रोच रखते हो या ट्रेडिंग की अप्रोच रखते हो? रिजल्ट का कैसा इम्पैक्ट आया हमने जो पहले डिस्कस किया था, क्या आपने उससे फ़ायदा उठाया? करंट मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है जो भी हमने डिस्कस किया, आप क्या समझते हो कि हमें क्या करना चाहिए? और इसी तरह जो क्रूड
और गोल्ड के चार्ट मैंने अभी डिस्कस किए हैं, आप अपनी इनपुट दीजिएगा। और स्पेशली लास्टली जो हमने डिस्कस किया था MPS या MPC के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी की जो 8 मार्च को अभी अनाउंसमेंट होगी, आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हो? क्या ये बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट जिस तरह के सर्ज आ रहा है, पूरी इन्फ्लेशन के ऊपर सर्ज आ रहा है, कमोडिटी मार्केट पूरी वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है? आपका क्या इनपुट है मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।